आज हम जानने जा रहे हैं लेखांकन के सिद्धांत तथा अवधारणाएं। तो सबसे पहले हम इसकी आवश्यकता को देखते हैं। जैसा कि देखें, यहाँ पर लिखा है, प्रत्येक व्यवसायी या कंपनी, चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे बड़ा व्यापारी हो, चाहे साझेदार हो, चाहे कंपनी हो, एक निश्चित अवधि के बाद निम्न बातों की जानकारी करना चाहते हैं। तो कौन सी बातों उनको जानना आवश्यक होता है, किन बातों को वो जानना चाहते हैं, कौन सी बातें जानने की उनकी इच्छा होती है, वो होती हैं ये चीज़ें देखें। सबसे पहले ये कि क्रय विक्रय तथा अंतिम रहतिये का ज्ञान। अब ये अंतिम रहतिया जो है, वर्ष के अंत में बिना बिका हुआ जो माल होता है उसको अंतिम रहतिया बोलते हैं, या उसे स्कंध कहा जाता है, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको स्टॉक। तो ये चीज़ आती है क्रय विक्रय, यानी कितना माल क्रय किया गया, खरीदा गया, और कितना बेचा गया, और अंतिम रहतिया उनके पास क्या है। दूसरा, उस काल का है समय यानी अवधि। तो उस काल के आय व्यय का ज्ञान। लाभ व हानि का ज्ञान, यानी लाभ हुआ या हानि हो। संपत्ति व दायित्व का ज्ञान। आर्थिक स्थिति का ज्ञान। ये संपत्ति, दायित्व और आर्थिक स्थिति, ये सारी चीज़ें फाइनल अकाउंट्स में सिखाई जाएंगी, उसमें जानेंगे। देनदार व लेनदारों के विषय में सही जानकारी। रोकड़ की स्थिति का ज्ञान, पूंजी का सही ज्ञान, और व्यावसायिक आवश्यकताओं का ज्ञान आदि। इन सब बातों की जानकारी के लिए लेखा विधि, जिसे लेखांकन भी कहते हैं, इसकी आवश्यक होती है। तो इसकी परिभाषा भी दे रखी है, लेखा विधि की परिभाषा। तो सभी ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। देखें, एक छोटी सी ये परिभाषा है, स्मिथ तथा एशबर्न के अनुसार। ये विद्वान रहे हैं, लेखापालक रहे हैं। तो लेखांकन आर्थिक क्रियाओं के परिणामों को मापने एवं उन्हें व्यक्त करने का एक साधन है। दूसरी परिभाषा जो है हमारे पास में, अमेरिका के द्वारा ये दी गई है परिभाषा। तो अमेरिका की सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स की शब्दावली समिति के शब्दों में कि लेखा विधि सौदों एवं घटनाओं को जो कि कम से कम आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति की है, यानी जिनको वित्तीय में मापा जा सके, रोकड़ में मापा जा सके, और व्यापार में आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति की हैं, तो प्रभावपूर्ण ढंग से मौद्रिक रूप से लिखने में, वर्गीकृत करने में, सारांश में व्यक्त करने तथा उनके परिणामों की व्याख्या करने की कला है। तो ये हमारे पास परिभाषाएं हैं, और हम सीधे बात करते हैं लेखा विधि के जो सिद्धांत हैं, लेखांकन के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों की। सिद्धांत हमारे पास में हैं। पहले ये हम देखें कि सिद्धांत होते क्या हैं। सिद्धांत होते क्या हैं? तो जो भी सिद्धांत हैं या जो भी नियम हैं, एक बार बना लिए जाएं और उनका बार बार परीक्षण करने पर निर्णय वही अगर आता है तो वह सिद्धांत हो जाते हैं, तब उनको सिद्धांत कहा जाता है। जैसे लेन देनों को लिखा गया, और लिखने के बाद परिणाम जो भी आया, दूसरे व्यक्ति ने जब उनको लिखा और उनका परीक्षण किया तो भी परिणाम वही आया, तो वो सिद्धांत का रूप ले लेते हैं। देखें, लेखांकन के अपने कुछ सिद्धांत, मान्यताएं व सीमाएं होती हैं। इन सिद्धांतों में कुछ निश्चित होते हैं, अर्थात ये सर्वमान्य होते हैं, परंतु कुछ सिद्धांत अनिश्चित होते हैं, अर्थात इनके संबंध में सभी लेखापाल एक मत नहीं है। लेखा विधि के सिद्धांत मानव द्वारा बनाए गए हैं, अतः ये सिद्धांत शाश्वत नहीं है। इनका वर्तमान स्वरूप कालांतर का क्रमिक विकास है, अर्थात
पहले जो सिद्धांत बनाए गए उनमें परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन किया जाता रहा है। अब हम सिद्धांत की बात करते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं। तो पहला सिद्धांत हमारे पास में एक रूपता का सिद्धांत। इस सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि जिस पद्धति को एक बार अपना लिया जाए तो भविष्य में उसी प्रकृति की घटनाओं के लिए उसी पद्धति को अपनाया जाए। अब यहाँ पद्धति की बात आ रही है, तो पद्धति जो है इसमें पद्धति लेखा करने की ही पद्धतियों की बात यहाँ चल रही है। लेखा करने की जो पद्धतियाँ होती हैं, जैसे दोहरा लेखा प्रणाली है, इकहरा लेखा प्रणाली है, भारतीय बही खाता प्रणाली है, रोकड़ प्रणाली, यही प्रणालियाँ इसमें से जिस पद्धति का भी प्रयोग कर लिया जाए जिन लेन देनों के लिए, तो उसी प्रकृति के लिए लेखे जब किए जाएं तो जो पहले एक बार अपना ली गई पद्धति उसी का प्रयोग किया जाए, जिससे एक रूपता बनी रहे। तो लेखा विधि के नियमों में पर्याप्त लोचकता होने के कारण एक रूपता के सिद्धांत की आवश्यकता अनुभव की गई। पद्धति में एक रूपता लाने के लिए आवश्यक है कि नियमों में परिवर्तन विशेष परिस्थितियों अथवा कारणों से ही किया जाए। पहले तो ये होगा परिवर्तन ना ही किया जाए तो अच्छा है, अगर किया जाए तो कोई विशेष परिवर्तन परिस्थितियां हों तभी किया जाए। इस तथ्य का उल्लेख वित्तीय विवरण में कर दिया जाए। उदाहरण के लिए स्थायी संपत्ति पर हिरास काटने की अनेक विधियां हैं, जैसे स्थायी किस्त पद्धति है, हिरासत शेष पद्धति है, वार्षिक वृत्ति पद्धति आदि, और कई सारी इसमें पद्धतियां हैं। आगे पूरा चैप्टर आएगा। तो इनमें से जो पद्धति एक बार अपना ली जाए उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हिरास का मतलब होता है संपत्ति के मूल्य में कमी। दूसरा सिद्धांत है हमारा रूढ़िवादिता का सिद्धांत। तो प्राचीन काल में व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को रूढ़िवादिता के आधार पर दर्शाने का आदर्श रहा है। अब ये रूढ़िवादिता है क्या, पहले हम इसी को हम अन्य शब्दों में देख लेते हैं। तो अन्य शब्दों में भविष्य में लाभों की चिंता ना करके संभावित हानियों के लिए व्यवस्था अवश्य कर लेनी चाहिए। जैसा कि व्यापार के अर्थ में बताया जाता है कि ऐसा कोई भी कार्य अथवा उद्यम जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है उसे व्यापार कहा जाता है। यद्यपि व्यापार में लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है। तो यहाँ वही हानियों की यहाँ बात चल रही है, रूढ़िवादिता। यही हमारी रूढ़िवादिता है कि उसकी व्यवस्था पहले ही कर ली जाए। अन्य शब्दों में जो लिखा है स्पष्ट बिल्कुल देखें, भविष्य में लाभों की चिंता ना करके संभावित हानियों के लिए व्यवस्था अवश्य कर लेनी चाहिए। इस सिद्धांत का उद्देश्य भविष्य में व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना है, मजबूत बनाना है। उदाहरण के लिए विनियोगों और स्कंद यानी स्टॉक का वह मूल्य पुस्तकों में दिखाना चाहिए जो बाजार मूल्य अथवा लागत मूल्य दोनों में से कम हो। तीसरी हमारे पास सिद्धांत होता है भौतिकता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि लेखापालक को व्यवसाय एवं लेखा विधि की दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं उपयोगी घटनाओं, तथ्यों तथा सूचनाओं का ही उल्लेख करना चाहिए। अनावश्यक तथा अनुपयोगी घटनाओं का लेखा नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए आर्थिक चिट्ठे में फुटकर, स्टेशनरी आदि का उल्लेख नहीं करना चाहिए, जबकि व्यापारिक चिन्ह का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए, क्योंकि भले ही यह धन की दृष्टि से कोई मूल्य नहीं रखता परंतु व्यवसाय के लिए अति उपयोगी होता है। क्या, जो एक ट्रेडमार्क होता है हर व्यवसाय का, हर व्यापार का, हर कंपनी का, उसको तो दर्शाया जाएगा लेकिन फुटकर स्टेशनरी को नहीं दर्शाया जाएगा। चौथा है हमारे पास आय निर्धारण का जो हमारे पास सिद्धांत है, आय निर्धारण। इस सिद्धांत को शुद्ध लाभ की गणना का सिद्धांत भी कहा जाता है। सिद्धांत के अनुसार शुद्ध आय बराबर सकल लाभ माइनस कुल व्यय। जब हमारी जो भी सकल आय हुई है, सकल लाभ हुआ है, उसमें से हम कुल व्यय को घटा देते हैं, तब शुद्ध आय निकल करके आती है। शुद्ध लाभ यहाँ निकल कर आता है। तो लेखा विधि के द्वारा शुद्ध आय निकालने के लिए सकल लाभ में से कुल व्यय घटा देने चाहिए। यदि सकल लाभ
कुल व्यय से अधिक हैं तो उनका अंतर लाभ माना जाता है। इसके विपरीत यदि कुल व्यय सकल लाभ से अधिक है तो हानि होती है। इसके बाद हम देखते हैं नंबर 4 देख चुके, नंबर 5 को हम देखें। लागत सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार स्थायी संपत्तियों को बाजार मूल्य पर ना दिखाकर उनके लागत मूल्य पर दिखाना चाहिए, दिखाया जाता है। स्थायी संपत्ति के लागत मूल्य में से ह्रास घटा दिया जाता है तथा वर्ष के मध्य खरीदी गई संपत्ति के मूल्य को जोड़ दिया जाता है। जो संपत्ति वर्ष के मध्य बेच दी जाती है उनके लागत मूल्य, जैसे यहाँ लिखा लागत मूल्य माइनस ह्रास को घटा दिया जाता है। इस संबंध में कुछ लेखापालों का यह मत है कि स्थायी संपत्तियों का मूल्य बाजार मूल्य अथवा विक्रय मूल्य के आधार पर करना चाहिए ताकि आर्थिक चिट्ठा सही स्थिति प्रदर्शित कर सके। परंतु अधिकांश लेखापालक लागत सिद्धांत का ही समर्थन करते हैं। उनके अनुसार संपत्ति को पुस्तक मूल्य, जैसा कि यहाँ लिखा है, लागत प्लस वृद्धि माइनस ह्रास प्लस विक्रय पर दिखाना चाहिए, ना कि बाजार मूल्य पर। इसके बाद स्पष्टीकरण का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि लेखांकन इस प्रकार से हो कि व्यवसाय से संबंधित आवश्यक सूचनाओं का ज्ञान वित्तीय विवरणों से सरलता से हो सके तथा सूचनाएं प्राप्त करने में अधिक समय न लगे। उदाहरण के लिए यदि कोई संभावित दायित्व हो तो उसका उल्लेख होना चाहिए। विनियोग का बाजार मूल्य वित्तीय विवरण के नीचे दिया जाना चाहिए। यदि किसी वर्ष ह्रास पद्धति में परिवर्तन किया जाता है तो उसका उल्लेख भी वित्तीय विवरण में कारण सहित कर देना चाहिए। जैसा यहाँ एक शब्द आया, संभावित दायित्व, जिसका अर्थ होता है कि वे वर्तमान में तो दायित्व नहीं है लेकिन भविष्य में दायित्व हो सकते हैं, तो उन्हें संभावित दायित्व कहा जाता है। इसके बाद करते हैं पूंजीगत तथा आयगत व्यवहारों का सिद्धांत। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। पूंजीगत व्यय से व्यवसाय की पूंजी में वृद्धि होती है तथा आयगत व्यय व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए किए जाते हैं। ये लाइन को हमें बहुत अच्छे से समझना है। पूंजीगत व्यय से व्यवसाय की पूंजी में वृद्धि होती है तथा आयगत व्यय व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए किए जाते हैं। उदाहरण के लिए मशीन की मरम्मत का व्यय आयगत व्यय है, जबकि नई मशीन खरीदने तथा उसे लगवाने का व्यय पूंजीगत व्यय माना जाता है। लेखा विधि द्वारा लेखा करते समय पूंजीगत व आयगत मदों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। लाभ हानि खाते में केवल आयगत व्यय ही लिखे जाने चाहिए। पूंजीगत व्ययों को संबंधित मद में लिखकर आर्थिक चिट्ठी में दिखाना चाहिए। इनकी सीमाओं को हम बाद में बात करेंगे। वैसे देखते हैं, अभी सीमाओं को भी अभी देख लेते हैं, कर समझ लो इसको अभी हाथ के हाथ। लेखांकन की पहली सीमा जो है, लेखांकन के सिद्धांतों के संबंध में सभी लेखापालक एक मत नहीं है। दूसरा है, सिद्धांतों की संपूर्ण सूची उपलब्ध नहीं है। तीसरी सीमा है, सिद्धांतों के प्रयोग में अंतर होता है। ये इसके दोष भी हम कह सकते हैं। लेखा विधि में लेखे मौद्रिक रूप में ही रखे जाते हैं और लेखों पर भविष्य के अनुमानों का भी प्रभाव पड़ता है। ये चीज़ हमारे पास है, इसकी सीमाएं। आगे बात करते हैं हम लेखा शास्त्र की अवधारणाएं। तो जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों में से ही कुछ अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं को हम देखेंगे। पहले तो हम लेखा शास्त्र के
जो अवधारणा है इसको देख ले। लेखा शास्त्र के अंतर्गत तैयार किए गए अभिलेखों में एक रूपता लाने के लिए यह आवश्यक है कि लेखा शास्त्र के कुछ निश्चित नियमों, सिद्धांतों और अवधारणाओं का पालन किया जाए। लेखा शास्त्र के सिद्धांत मानव द्वारा निर्मित हैं और ये प्राकृतिक विज्ञानों के सिद्धांतों की भांति सार्वभौमिक नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि जब कभी लेखापालकों को कोई समस्या अनुभव हुई, उन्होंने उन समस्याओं का हल ढूंढ निकाला। जब उस हल को अन्य लेखापालकों की स्वीकृति मिल गई तो यह नियम या सिद्धांत बन गया। ये मैंने शुरू में ही समझाया था। और जब इन्हें सर्व मान्यता प्राप्त हो गई तो ये नियम ही अवधारणा के नाम से विख्यात हो गए, प्रख्यात हो गए, प्रसिद्ध हो गए। अब कौन सी अवधारणा? व्यावसायिक अस्तित्व की अवधारणा है पहले। तो इस अवधारणा से यह तात्पर्य है कि व्यवसाय और व्यवसाय के स्वामी का अस्तित्व यानी वैल्यू पृथक पृथक यानी अलग अलग होता है। अतः व्यावसायिक लेखे व्यवसाय के दृष्टिकोण से किए जाते हैं, ना कि व्यवसाय की दृष्टि से। यानी जो हम खाते बनाते हैं वो व्यापार के बनाते हैं, व्यापार के मालिक के नहीं। अन्य शब्दों में लेखापालक व्यवसाय से संबंधित तथ्यों एवं घटनाओं का उल्लेख करता है। तो उदाहरण के लिए जैसे उदाहरण दे रखा है, यदि एक व्यवसायी व्यवसाय से अपने निजी व्यय के लिए कोई धनराशि निकाल ले या कोई धनराशि अपने पास से व्यवसाय में लगा दे और वह यह कहे कि इसका व्यवसाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो व्यवसायी का यह कथन सत्य नहीं है, यानी गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि यह दोनों व्यवहार लेखा शास्त्र के अंतर्गत अलग अलग विधि से लिखे जाते हैं। जब व्यवसायी व्यवसाय से कोई धनराशि निकालता है तो आहरण खाता जो है यानी ड्राइंग्स अकाउंट ऋणी किया जाता है, जिससे व्यवसाय में उसकी पूंजी कम हो जाती है। और जब वह कोई धनराशि व्यवसाय में लगाता है तो उसे पूंजी में वृद्धि समझकर पूंजी खाते को धनी किया जाता है। इस तरह से हमारे पास व्यावसायिक अस्तित्व की अवधारणा हो। दूसरी है मुद्रा माप की अवधारणा। तो इसके अंतर्गत जो है उन्हीं घटनाओं को खातों में लिखा जाता है, पुस्तकों में लिखा जाता है, जिसको हम मुद्रा में माप सकें। और ऐसी कोई भी घटना जिसको मुद्रा में नहीं मापा जाता उसको हम लेखा नहीं करते हैं। जैसे यहाँ देखें लिखा है, लेखा शास्त्र की इस अवधारणा के अनुसार केवल उन व्यवहारों एवं घटनाओं का लेखा किया जाता है जो मौद्रिक प्रकृति के होते हैं, यानी जिनको मुद्रा रुपयों में लिखा जा सकता है। इस प्रकार यह अवधारणा लेखा शास्त्र के क्षेत्र को बहुत सीमित कर देती है। इस अवधारणा के अनुसार लेखा शास्त्र में उन तथ्यों तथा घटनाओं का उल्लेख नहीं किया जाता जिनको मुद्रा के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, भले ही वह व्यवसाय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण क्यों न हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी कारखाने में हड़ताल हो जाती है अथवा दुर्घटना में किसी प्रमुख अधिकारी की मृत्यु हो जाती है अथवा प्रतिस्पर्धा के कारण यानी प्रतियोगिता के कारण, बहस के कारण किसी अच्छी वस्तु का निर्माण हो जाता है, तो ये घटनाएं व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण हैं, परंतु इन घटनाओं को मुद्रा में न मापा जाने के कारण इनका लेखा शास्त्र में नहीं किया जाएगा। तीसरी है द्विपक्षीय अवधारणा। तो ये द्विपक्षीय अवधारणा, क्योंकि मैं आप लोगों को जर्नल पहले करा चुका हूँ, तो जर्नल में आपको इसके बारे में बताया जा चुका है, समझाया जा चुका है, फिर भी इसको एक बार मौके के लिए समझ लेते हैं। यहाँ केवल यही बात है कि कोई भी लेन देन व्यवहार में हुआ हो तो हर लेन देन से दो खाते अथवा दो पक्ष अथवा दो रूप ही प्रभावित होते हैं। यही चीज़ इसमें समझाई गई है, द्विपक्षीय अवधारणा। देखें, लेखा शास्त्र की अवधारणा है कि प्रत्येक व्यवहार दो खातों को प्रभावित करता है। इसी कारण लेखा शास्त्र की दोहरा लेखा प्रणाली का भी जन्म हुआ है, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यवहार को दो पक्षों में लिखा जाता है, डेबिट
जिसको ऋणी कहा जाता है, और क्रेडिट जिसे धनी कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि व्यवसायी व्यवसाय में 1000 रुपये पूंजी के रूप में लगाता है तो रोकड़ खाते को ऋणी और पूंजी खाते को धनी किया जाता है। ये आप अच्छे से समझ रहे होंगे क्योंकि जर्नल करा चुका हूँ मैं पहले ही। यदि एक ही व्यवहार से 2 से अधिक खाते प्रभावित होते हैं तो ऋणी पक्ष में सब खातों का योग धनी पक्ष के सब खातों के योग के बराबर होगा। जैसा जर्नल कंपाउंड एंट्री में भी कराया था इसको। व्यवसाय के साधन संपत्ति कहलाते हैं। व्यापार की पूंजी व्यापार की संपत्तियों के बराबर होती है। यदि व्यापार में पूंजी के साथ ऋण भी लिया जाता है तो संपत्ति बराबर पूंजी प्लस ऋण ये हो जाता है। इसके बाद जो अवधारणा है वो है चालू व्यवसाय की अवधारणा। चालू व्यवसाय की अवधारणा तो इसमें वही है कि जो व्यवसाय है बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा, अनंत समय तक चलता रहेगा। तो लेखा शास्त्र की अवधारणा इस मान्यता पर आधारित है कि व्यवसाय अनंत समय तक चलता रहेगा। इसी अवधारणा के आधार पर लेखे किए जाने चाहिए। यही कारण है कि जब वर्ष के अंत में अंतिम खाते बनाए जाते हैं तो अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय तथा अनुपार्जित आय आदि का लेखा किया जाता है, इनका समायोजन किया जाता है। इसी प्रकार आर्थिक चिट्ठे में स्थायी संपत्तियों को लागत मूल्य पर दिखाना चाहिए, बाजार मूल्य पर नहीं। परंतु यदि व्यवसाय को समाप्त किया जा रहा है तो स्थायी संपत्तियों के लागत मूल्य का कोई महत्व नहीं रह जाता। इस स्थिति में स्थायी संपत्तियों का बाजार मूल्य या प्राप्य मूल्य ध्यान में रखा जाएगा। लागत अवधारणा तो इस अवधारणा के अनुसार स्थायी संपत्तियों का लेखा उस कीमत पर करना चाहिए जिस पर वे प्राप्त की गई है। स्थायी कोशियों के लागत मूल्य में स्थायी संपत्तियों के स्थापना संबंधी व्ययों को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। जैसे कोई तेल का कोल्हू 1 लाख रुपए में खरीदा गया तो उसको लाने में जो खर्चा है वो भी उसमें जोड़ दिया जाएगा, प्लस उस कोल्हू को स्थापित करने के लिए मिस्त्री, मैकेनिक या इंजीनियर जो भी उस पर लगाए गए हैं उनका जो भी खर्चा है वो भी उसकी लागत में जोड़ दिया जाएगा। सारे खर्चे मान लीजिए 20,000 रुपये हुए तो उसकी लागत जो होगी वो 1,20,000 रुपये मानी जाएगी। ये इस तरह से लागत अवधारणा हो जाती है। उसके बाद है अनुरूपता या संभूत की अवधारणा यानी एक रूपता। तो एक रूपता जैसा कि सिद्धांत था उसी तरह से अवधारणा है। लेखा शास्त्र की इस अवधारणा के अनुसार किसी भी व्यवसाय के लेखांकन अवधि से संबंधित सभी व्यय जिनका भुगतान हो चुका है या जिनका भुगतान होना शेष है अर्थात अदत्त व्यय तथा उसी लेखांकन अवधि से संबंधित आय जो अर्जित कर ली गई है, चाहे उसकी प्राप्ति हो गई हो अथवा प्राप्त होनी शेष है अर्थात उपार्जित आय आदि का समायोजन उसी लेखांकन अवधि में कर लेना चाहिए। इसी प्रकार पूर्वदत्त व्यय जिनका भुगतान पहले ही कर दिया गया है तथा अनुपार्जित आय जिसको कमाया नहीं है लेकिन प्राप्त कर लिया है को लेखांकन अवधि में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। लेखांकन अवधि से तात्पर्य उस अवधि से है जिसके समाप्त होने पर अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। जैसे 31 मार्च को लोग खाते बंद करते हैं तो 31 मार्च को खाते 31 मार्च में होंगे और अगर 31 दिसंबर तो 31 दिसंबर। तो 1 अप्रैल से यानी वित्तीय वर्ष और कैलेंडर वर्ष के हिसाब से ही अधिकतर लोग अंतिम खाते बनाते हैं, वही उसकी अवधि होती है। कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का होगा, ये उसकी अवधि हो गई, और वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। इसके बाद अब वसूली या प्राप्ति की अवधारणा। तो यह अवधारणा इस प्रश्न का समाधान करती है कि किसी आय को कब प्राप्त हुआ समझा जाए। इस अवधारणा के अनुसार किसी आय का उपार्जित होना उस तिथि पर समझा जाएगा जिस पर आय से संबंधित माल या सेवाएं नकदी
अथवा किसी मूल्यांकन प्रतिफल के बदले में क्रेता को हस्तांतरित कर दी गई हो, ना कि उस स्थिति पर जिस पर आदेश प्राप्त किया गया हो। आदेश से कोई भी मतलब नहीं होता है। या अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए हों या माल तैयार किया गया हो, जिस तारीख में लेन देन हुआ हो वही माना जाएगा। जिस तरह रूढ़िवादिता का सिद्धांत था, उसकी अवधारणा भी बन गई। इस अवधारणा के अनुसार लेखापालक को लेखा करते समय व्यवसाय से संबंधित सभी संभावित हानियां, अनिश्चितताओं और जोखिमों के लिए व्यवस्था कर लेनी चाहिए। यही सिद्धांत में था और यही बात रूढ़िवादिता की अवधारणा में है। पूंजी अवधारणा, तो इस अवधारणा से आशय यह है कि पूंजी का लेखा व्यवसाय में अलग किया जाना चाहिए। एकाकी व्यवसाय व साझेदारी संस्था में वार्षिक लाभ पूंजी खातों में हस्तांतरित कर दिया जाता है, परंतु सीमित दायित्व वाली कंपनी का लाभ पूंजी खातों में हस्तांतरित नहीं किया जाता, क्योंकि अंशधारियों को कंपनी से मिलने वाली आय उनका लाभांश कहलाती है, जिसका लेखा पूंजी खातों में नहीं किया जाता। अंशधारी, ये कंपनियों के बारे में जब कंपनी खातों में बताएंगे, उसमें पढ़ाया जाएगा, तब उसके में समझ में आएगा क्या अंश होते हैं, क्या कंपनी होती है, क्या अंशधारी होते हैं, क्या लाभांश होता है, पूरा उसमें समझाएंगे। इसके बाद एक रूपता की अवधारणा, तो इस अवधारणा का आशय यह है, एक रूपता वही है जिस पद्धति को एक बार अपना लिया जाए तो वही भविष्य में ऐसी घटनाओं के लिए उसी पद्धति को, उन्हीं नियमों को अपनाया जाए, उन्हीं पद्धति के अनुसार लेके किए जाएं। वही बात यहाँ लिखी हुई है, दिखाई दे भी रही है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो जितना भी समझाया है इसको पढ़ें भी, समझें भी और अपने पास नोट भी कर सकते हैं। इनके आप इसमें से ये क्वेश्चनों को भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके आंसर भी इसी में से आपको मिल जाएंगे।